इंसानियत नवाज थप्पड़। ये हैं मेरे लंगोटिए यार। पिछले 30-35 बरस से अच्छी निपती आ रही है। बहुत बढ़िया गज़ल गो हैं, जिनकी गज़लों में इंसानियत नवाज नज़रिया साफ झलकता है और अपने ही इलाके के हैं। पंजाबी रिसाले योजना के एडिटर गुरचरण सिंह मोहे ने अकहरे शरीर, कल्फ की हुई दाढ़ी और लाल बंदी पगड़ी वाले बंदे से दफ्तर में सरसरी मुलाकात कराते हुए बताया, किस दफ्तर में हो आप? मैंने उस कवि में दिलचस्पी लेते हुए उत्साह से पूछा। हम तो चलते फिरते रहते हैं, गजलें कहा करते हैं, घर वाली नौकरी करती है। उनका दिन सड़कें नापने और गजलें सोचने में और शाम कॉफी होम में बीतती है और दोपहर चंडू खाने में। डॉक्टर मोहे ने बेताब होके बीच में टोक दिया और गहरी दोस्ती पे फख्र करते हुए इस कवि के बारे में और जानकारी दी। चंडू खाना, जहाँ महफिलें जमती हैं, तू मेरे साथ चला कर और कवियों लेखकों से वाकफियत करा देंगे। यहाँ कमरे के अंदर थोड़ा ही बैठे रहना होता है। डॉक्टर मोहे ने चाव से आके बताया। ये दरिया दिल बंदा है, कॉफी होम में किसी और को पैसे नहीं देने देता। कवि दरबारों मुशायरों से क्या मिलता है, घर वाली के सर पर ऐश करता है। बड़ी नेक औरत है वो। गजल को हल्के हल्के मुस्कुराता रहा। मुझे लगा जैसे वो पैरासाइट हो, जिसके पास ना कोई काम और ना कोई और आमदनी का वसीला। इनकी तारीफ? गजल गो ने पूछा। ये मेरे पास असिस्टेंट एडिटर आए हैं। इनका नाम बलबीर चंद है, पर अपने आप को बलबीर माधोपुरी कहलाते हैं। मोहे ने तंज की तर्ज में जान पहचान कराई। इस रोज रोज की जिल्लत के कारण मैंने थोड़े ही अरसे में अपना नाम बदलवाकर सरकारी कागजों में अब वाला नाम रख लिया। दोपहर की महफिलें पार्लियामेंट स्ट्रीट पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बिल्डिंग के बाहर जमती। साहत कल्चर संबंधी कभी कोई बात ना होती, बस एक दूसरे के पीठ पीछे रश्क और हसद और ऐसा ही कुछ सुनने को मिलता। मैं वहां जाने से कन्नी कतराने लगा। दिन महीने बीतते गए। मोहे और उसका एक और एडिटर साथी कमरे के अंदर घंटों अपनी अपनी धार्मिक सरगर्मियों की ऊंची ऊंची बातें किया करते। जन्म संवारने के बच्चन बलास होते, ये काम, ये पैसा साथ नहीं जाने का वगैरह के बहाने उनकी लड़ी न टूटती। मेरे दफ्तरी काम में खलल पड़ता। अपने गुरु को संपूर्ण सतगुरु कहते, मेरे साथ बहस करते, नुगरे का नाम बुरा जैसे तबसरे करके मुझे अपने साथ ले जाने पर उकसाते। मैं अंदर अंदर काम के ना हो पाने के बोझ से परेशान होता और जहनी तनाव में रहता। एक शाम मजबूरन दिल्ली की एक पोश कॉलोनी में बसे उनके गुरु वैद प्रकाश के सत्संग में उनके साथ चला गया। मोहे का गजल गो दोस्त मुझसे पहले ही वहां जाने लगा था। रूहानियत समेत साइंसी और तकनीकी तरक्की का जिक्र छिड़ जाता। मुझे माहौल अच्छा लगा। मैं मोहे होरा के साथ वहां हाजिरी भरने लगा। एक दिन सत्संग के दौरान डीडी शर्मा ने पूछा, पिताजी, गुरु रविदास की बानी में? गुरु? वो तो संत भी नहीं था। गुरबानी में उसे भगत कहा गया है। सतगुरु शर्मा ने, जिसे सब लोग पिताजी कह के पुकारते थे, पूरा सवाल सुने बगैर ही जो पूछा नहीं था उसकी वजाहत कर दी। सवाली ने चुप साध ली कि शायद गुरु से इस वक्त सवाल जवाब मुनासिब नहीं। फिर सतगुरु ने अपने मन की मौज में बात चलाई। मैं पिछले जन्म में बग्वाल ऋषि था और मेरी पत्नी गार्गी थी, जो अब मेरी बेटी शीला के जामे में मेरे साथ है। सारे सत्संगी एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि सतगुरु अगले पिछले जन्मों और ब्रह्मांड का ज्ञानी है। पिताजी, हमने तो ये सुन रखा है कि ए जग मिठा, अगला किसे ना डिठा। मैंने सुनी हुई बात कही। गुरु की महिमा, गुरु की लीला को कोई नहीं जानता। गुरु कुछ भी करे उस पे कोई दोष नहीं, कंवल की तरह बेदाग है। अगले पिछले संगी साथी लेखा लेने के लिए एक दूसरे के साथ साथ चले आ रहे हैं। वेद प्रकाश शर्मा ने अगले जन्मों के बारे में कई प्रवचन किए। पिताजी, आप पूर्ण गुरु हो। सारे गरीबों का कल्याण कर दो, जात पात के भेदभाव खत्म कर दो, सब लोग बराबर हो जाएं। मैंने अपने मन की इच्छा दुखी शख्स के तौर पर जाहिर की। देखो, ये सब पिछले जन्मों के कारण है। सतगुरु उसमें दखल नहीं देता, बल्कि रजा में रहना सिखाता है। इसी से मन को शांति मिलती है। तुम आप ही देखो, हम बार बार मुंह धोते हैं, बार बार शीशा देखते हैं और पैरों पर कितना ध्यान देते हैं।
मुझे शूदर, अति शूदर होने का ज्ञान सतगुरु के पास बैठे बैठे पल भर में हो गया। बाद में मैंने मोहित से बात की। उसने कहा, जन्म कर्म है, तू अपना बर्तन सीधा रखेगा तभी उसमें अमृत पड़ेगा। उल्टे रखे बर्तन के साथ साथ आस्था, श्रद्धा और बेराग नहीं उपजते। सतरंग पूरा होने पे एक बने ठने लड़के ने 2-4 सत्संगियों को बताया, ये हैं तो मेरे मामा, पर इनकी चालों में मत आइयो। मुर्गे का सूप पीते हैं और कभी कभी पैक भी लगा लेते हैं। मेरे लिए अजनबी इस लड़के की बात पे किसी ने ध्यान न दिया। पल भर को मान लिया कि पिछला जन्म है, पर महाराज, उस जन्म की पत्नी आज बेटी के जामे में गार्गी के तौर पर कैसे स्वीकार हो सकती है? मैंने मोहित से सवाल किया। गुरु की निंदा करना और सुनना गुरमुख के लिए पाप समान है, उसने मुख्तसरन समझाया। पर सच जानने में क्या हर्ज है? मेरे कहे के जवाब में उनके बेटे सुखबीर ने कहा, मैं पूरा पता लगाऊंगा जो आप लाछन लगा रहे हो। उसने जल्दी से स्कूटर को किक लगाई और थोड़ी देर बाद आके मायूस सी आवाज में बताने लगा, पिताजी की प्रिंसिपल बेटी से मिलके और पूछ के आया हूँ। वो कहती है, अपने पिता की वजह से ही अब मैं ना ब्याहियों में हूँ और ना कंवारियों में। इस तस्दीक के बाद ब्रह्मा जी के वो श्लोक मेरी आंखों के सामने आए जो उन्होंने अपनी बेटी पद्मा को संभोग के लिए भरमाने की गर्ज से उचारे थे और दलील दी थी कि औलाद पाने के लिए माँ, बेटी, बहन के साथ सहवास किया जा सकता है। मुझे लगा कि कहीं यही मॉडल इस संपूर्ण गुरु के सामने ना रहा हो। मेरी दुविधा को देख के मोहे ने कहा, भारतीय मिथ में ऐसी बहुत बकवास पढ़ी और सुनी थी, पर ये तो सच ही हो गया लगता है। मेरे मन से गुरु और सत्संग संबंधी ख्याल सेकंडों के अंदर गायब हो गए, जैसे दफ्तर के कंप्यूटर की फाइलें करप्ट हो गईं या उन्हें वायरस ने खा लिया था और सारे बटन दबा दबा के देखने पर भी मॉनिटर की स्क्रीन पे कुछ नहीं आया था। मेरी मुक्ति हो गई। मोहे और उसके साथ के लोग किसी पड़ताली कमेटी की तरह संजीदगी के साथ मसले की खोज करने लगे। घाट घाट के अंतर्यामी कहलाने वाले इस पूर्ण गुरु को भिनक पड़ गई कि मोहे ने कहा है, ये दुकान बंद करा के दम लेंगे। मोहे समेत बतेरे सत्संगी जो गुरु और तांत्रिक होने के इल्जाम को रद्द किया करते थे, अपनी बातें साफ साफ कहने लगे। सत्संग के बहाने माया इकट्ठी करते धंधा ठप हो गया। गुरु ने अपने करतूत छुपाने के लिए अपने एक करीबी राजदार सत्संगी से कहा, लांछन लगाने वाले सारे शेड्यूल कास्ट इकट्ठे हो गए हैं। पिताजी कहलाने वाले के मन के अंदर की विरासती सोच का धमाका हो गया। मोहित तैशके से लहजे में कहते, हमारे साथ धोखा हुआ, किसी तरफ के नहीं रहे। हमारा परिवार 70-80 साल से राधा स्वामी मत से जुड़ा हुआ था। मेरी कई रातें जागते और रोते निकल गईं। और वो लेखक जनानी, मैंने लुकमा दिया। 14 साल साथ रह के वो भी आखिर कह गई, तू सीन चमार दे, चमार ही रहे। मोहे उदास से हो गए, मुंह का मांस सुकड़ सा गया और अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ फेरते तो यूं लगता जैसे उसे उखेड़ने लगे हों। इन्हीं दिनों में डॉक्टर मोहे की तरक्की डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर हो गई और वो 5वें 7वें मेरे पास चक्कर लगाते। एक दोपहर आए तो कहने लगे, चल चंडू खाने दोस्तों से मिलने चलें। गुरचरण, कितनी देर रह गई रिटायरमेंट में? गजल गो ने राजी खुशी के बाद डॉक्टर मोहित से पूछा। 6 महीने। चल, बाद में इस मोची के पास पॉलिश की डिब्बियां और ब्रश लेके बैठ जाइयो, अपना भी आना जाना बना रहेगा। डॉक्टर मोहे ने तंजिया तबसरे की तरफ ज्यादा तवज्जो न दी और बात का रुख बदलने की कोशिश की। गुरचरण, मैं क्या कह रहा हूँ, पॉलिश की डिब्बियां और ब्रश लेके यहाँ मोची के पास बैठ जाइयो, साथ हमारा भी उठना बैठना बना रहेगा। इस कवि ने जूतियां मरम्मत करने वाले कारीगर की तरफ इशारा करते हुए फिर कहा, यार, मेरे पास होम्योपैथ डॉक्टर की डिग्री है, दवाइयां देके लोगों का भला करूंगा। तजुर्बा बतेरा, अंग्रेजी पंजाबी में पत्रकारी कर सकता हूँ, MA पास हूँ। दोस्ती में ऐसी बातें नहीं करते। थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर मोहे और मैं पुराने मित्रों से मिलने गए। गजल को ने फिर सरकारी नौकरी की रिटायरमेंट के बारे में पूछगछ करके कहा, गुरचरण, मैंने पहले भी कहा था, इस नीम तले बैठ जाइयो, हमारा उठने बैठने का ठैया बना रहेगा। इस दौरान फौरी रद्द अमल में इंसानियत नवाज गजल गो के मुंह पर डॉक्टर मोहे के हाथ के थप्पड़ पड़ने लगे।
मैंने देख के अनदेखा करते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैंने तिरछी नजर से देखा तो मोहन सिंह बैरी इन दोनों को छुड़ा और समझा रहा था। हाथापाई की इस कार्रवाई के बाद मुझे महसूस हुआ कि समूची कमी कमीन बरादरियों वाली जहनियत के पीछे पिछली सदियों का गैर इंसानी नुक्ता नजर है। जिन शेड्यूल्ड और बैकवर्ड जातों की सांच को हम पक्का होता देखना चाहते हैं, उनकी जहनी सतह पर फूट उन्हें एक दूसरे के नजदीक नहीं आने देती। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का पिछली जातों के लिए रिजर्वेशन लागू कराने का मोर्चा शेड्यूल कास्ट जातों ने लगाया, पर पिछड़ी जातें ऊंची जातों के हक में भुगत गईं। तोड़ फोड़ हुई, आगे लगी और जानी नुकसान हुआ। मैं इन सोचों की निरख परख कर रहा था कि आंध्र प्रदेश का मेरा एक कॉलीग M.K. राव आ गया। ताज़ा हुई घटना का मैंने माजरा सुनाया तो उसने सहज ही जवाब में कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ महात्मा गांधी एसोसिएशन के एक ऊंचे अधिकारी ने एसोसिएशन के चुनाव के वक्त मेरे सरबराह चुने जाने पे कहा, अब शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को अपने बराबर कैसे बिठा सकते हैं। और बताऊं, मैं SFI का स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा। जब हम असेंबली चुनाव के दौरान तेलंगाना एरिया में अपने गांव में कॉमरेड लीडर भाइयों को खाने पर बुलाते थे, तो गांव प्रधान हमारे घरों में खाना खाने के लिए नहीं आता था। कहने को बहुत तरक्की पसंद है। मुझे लगा कि छूत छात और जात पात का कोढ़ ऐसी बीमारी है जिसके जरसूमों के मरने की कोई जल्दी संभावना नहीं। स्विच दबाने पर एकदम जागने वाला बिजली के बल्ब की रोशनी की तरह ख्याल आया कि हो सकता है बराबरी के लिए मोहे फॉर्मूला ज्यादा कारगर साबित हो। जैसे मैंने जातिवाद के मुंह पे उसका करारा इंसानियत नवाज थप्पड़ पड़ता देखा था।